नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, अपने एक नए विचार को लेकर। मेरा विचार है वन स्टॉप बिज़नेस सॉल्यूशन कि कैसे एक छत के नीचे हम अपनी सारी सेवाएँ ले आ सकते हैं, जिनका उपयोग एक व्यापारी अक्सर करता है। तो हम यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीएससी की बात नहीं कर रहे हैं। ये बिज़नेस सॉल्यूशन की बात हो रही है। वन स्टॉप बिज़नेस सॉल्यूशन यानी कि एक व्यापारी को जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है, वो सारी सेवाएँ हम एक छत के नीचे प्रोवाइड करते हैं। जैसा लिखा हुआ है आप देख भी रहे हैं, ऑल प्रोफेशनल सर्विसेज़ अंडर ए वन रूफ यानी एक व्यापारी को जितनी भी प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है, वो सारी सेवाएँ हम एक जगह पर ले आते हैं। एक तरह से सर्विस मॉल की बात हो रही है। जैसे एक मॉल नहीं होता कि आप देखते हैं हमारे पास बड़े-बड़े मॉल खुले हुए हैं, जहाँ एक छत के नीचे ही हम अपनी तमाम दैनिक उपयोग की वस्तुएँ चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो फल हो, अब तो बहुत कुछ एक छत के नीचे अवेलेबल हो गया है। जैसा आप देख भी रहे हैं, तो मेरा विचार उसी तरह से एक सर्विस मॉल बनाने का है, जो केवल बिज़नेस पर्सन्स के लिए हो। आप इसे कॉमन सर्विस सेंटर मत समझिएगा। कॉमन सर्विस सेंटर में क्या होता है कि जनता के उपयोग में आने वाली सेवाएँ, तो वो एक आप उसको अपने आस-पास उस कल्चर को आप देख भी रहे हैं। तो मेरा विचार उससे काफ़ी अलग है। मेरे विचार के केंद्र में व्यापारी है, कि व्यापारी को कितने प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है और वो सेवाएँ उसको अगर मिलें, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। पर आज के समय व्यापारी की स्थिति कुछ इस चित्र के समान हो गई है। एक तो व्यापारी व्यापार करे कि वो जीएसटी की टैक्स स्लैब को समझे, जीएसटी की फाइलिंग डेट को याद करे, जीएसटी के कंप्लायंसेस को याद करे, इनकम टैक्स देखे, उसकी स्लैब देखे, उसमें हो रहे बदलाव पे ध्यान दे। फिर उधर जो बैंकों से उन्होंने लोन ले रखा है और प्राइवेट एनबीएफसी से जो लोन ले रखा है, उसको अदा करे। उसके तमाम प्रकार के खर्चे हैं, एम्प्लॉयी है, बिजली का बिल है, रेंट है। इन सारी परेशानियों की वजह से हमारा व्यापारी परेशान रहता है। शायद आप मेरी बात से कोरिलेट कर भी पा रहे होंगे। मैं ज़्यादा विस्तार में बताने लगता हूँ। मैं आज कोशिश करूँगा कि ज़्यादा विस्तार से ना बता के काफ़ी कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर लिया जाए। तो क्या व्यापारियों की कुछ स्थिति ऐसी नहीं है? मेरे कहने से ज़्यादा आप महसूस कीजिए। हम इसका एक समाधान लेके आए हैं, उद्यमी सेवा केंद्र, बिज़नेस पर्सन सर्विस सेंटर। जैसे मैंने पिछले अभी कहा कि एक व्यापारी को जितने प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है, उसको एक छत के नीचे ले आते हैं। यही उद्यमी सेवा केंद्र का कार्य होगा। अब एक उद्यमी सेवा केंद्र करेगा, ये एक कर सलाहकार के रूप में कार्य करेगा ताकि उसको टैक्स की स्लैबें और टैक्स के परसेंटेज, टैक्स की डेटें इनके बारे में बताएगा। जीएसटी, आईटीआर और ट्रेडमार्क जो भी लीगल एक्टिविटी हैं, जो हमारा एक टैक्स एडवोकेट या जो एक सीए करता है, वो सेवाएँ उसको चाहिए। एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट के रूप में उसको सेवाएँ चाहिए, ताकि वो अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और बिलिंग सॉफ्टवेयर को चला सके। उसको एक लोन एजेंट की आवश्यकता है, ताकि उसको मौके पे को फाइनेंस बैंकों के माध्यम से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से मिल सके। उसको एक ट्रैवल एजेंट की आवश्यकता है। ट्रैवल एजेंट जो जो है माल लेने के लिए उसको बाहर आना-जाना पड़ेगा। अब बाहर आना-जाना पड़ेगा तो वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, इस चीज़ को वह नहीं बताना चाहता है, गोपनीय रखना चाहता है। तो उसको एक अच्छे ट्रैवल एजेंट की भी आवश्यकता है और वहाँ जाके वहाँ रुकेगा कहाँ? अब आप समझ सकते हैं कि बाहर आदमी गया है,
तो पैसे रुपए लेके गया है। तो जितना कम से कम लोग जानें, व्यापारी की जान के लिए उतना ही अच्छा है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ उसे जीवन, वाहन और स्वास्थ्य बीमा सलाहकार की भी सेवाएँ चाहिए। अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए, परिवार के लोगों के लिए और टैक्स की कटौती भी हो जाए। उसकी जो व्यापारिक गाड़ियाँ चल रही हैं, जो एक छोटी-सी बात की जाए, एक अगर छोटा से छोटा व्यापारी भी होगा तो एक मोटरसाइकिल तो होगी ही। और जैसे बड़ा होगा तो उसी तरह से उसके पास और बड़े वाहन होंगे, कुछ उसके पर्सनल होंगे, कुछ उसके कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए होंगे। तो उनका बीमा, उनकी फ़िटनेस, उनके बारे में सारी चीज़ें देखना। उसको एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की भी आवश्यकता है क्योंकि ज़माना डिजिटल का है। तो दुकान का विज्ञापन करना, एडवर्टाइज़मेंट करना, दुकान की ऐप बनाना, दुकान का एक वेबसाइट बनाना, उसपे उसके प्रोडक्ट को अपलोड करना और जो ऑर्डर आ रहा है उसकी डिटेल रखना, उस ऑर्डर को सप्लाई करना, जैसे अमेज़न और मीशो पे आप लोग कर रहे हैं। तो ये एक तरह की अ, एक एक ऐसी ज़रूरतें हैं जो एक व्यापारी को चाहिए होती। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मुझे कमेंट में मुझे आप अपने विचार रखिएगा ताकि मैं अपनी गलतियों को आगे सुधार सकूँ। अच्छा जो व्यापारिक सेवा केंद्र है, उद्यमी सेवा केंद्र है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि उद्यमी को उसके व्यापारिक कार्यों में सहयोग करने के उद्देश्य से बनाया गया केंद्र है। जो केवल और सिर्फ केवल उद्यमी को ही सेवा प्रदान करेगा। पहली बात तो यहाँ ये नोट कर लीजिए कि ये कॉमन सर्विस सेंटर नहीं है। यहाँ पर आम जनता को सेवाएँ प्रदान नहीं की जाएँगी। ये जो सेंटर है वो कस्टमाइज़ है खाली और खाली बिज़नेस पर्सन्स के लिए। नंबर दूसरा, इस केंद्र में उद्यमियों के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से जुड़े कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। यानी इस केंद्र में उद्यमियों का जो सरकारी कार्य हैं और जो गैर सरकारी संस्थानों के कार्य हैं, उसका यहाँ निष्पादन और कुछ नहीं। इस केंद्र में उद्यमियों के सभी कार्यों के निष्पादन में पूर्ण गोपनीयता रखी जाएगी। यहाँ जो भी काम होंगे, उनमें उद्यमियों के जो भी कार्य किए जाएंगे, उसमें पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। व्यापारियों की संबंधी कोई डिटेल किसी दूसरे व्यापारी को भी नहीं दी जाएगी। वो कितना ही क्लोज़ क्यों ना हो, कितना कितना ही वो व्यापारी आपस में शेयर करें, उसपे हम नहीं कहते, लेकिन हमारे सेंटर से जहाँ पे हम ये सेंटर चलाएँगे, वहाँ से किसी भी व्यापारी के बारे में कोई भी जानकारी बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट, इस केंद्र द्वारा निष्पादित उद्यमियों के सभी कार्यों में डोर स्टेप सर्विस प्रदान मतलब उद्यमी को सेंटर विजिट करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये जो सेंटर होगा, इस सेंटर को चलाने वाले जो लोग होंगे, वो उद्यमियों से खुद ब खुद उनके दुकान में, उनके प्रतिष्ठान में, उनके कार्यालय में जाके मिलेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट रिजल्ट होगा, वो उनके कार्यालय तक पहुँचाएँगे। ये व्यवस्था है। डोर स्टेप सर्विस है। डोर आपके यहाँ से सामान काटा जाएगा और आपके यहाँ से फाइनल रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसकी आवश्यकता हुई ही क्यों? देखिए, उद्यमियों के लिए अपने व्यापारिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए समय निकालना मुश्किल है। व्यापार करना आसान काम नहीं। व्यापार में बहुत समय लगाना पड़ता है और बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। तो व्यापारी खुद ही अपने व्यापारिक कार्यों में इतना उलझा है, वो किसी दूसरे काम के लिए समय निकालना, वकील साहब के यहाँ जाना, ट्रैवल एजेंट के यहाँ जाना, बीमा सलाहकार के यहाँ मिलने जाना और ये नहीं हो पाएगा। तो जो ये उद्यमी है, जो उद्यमी सेवा केंद्र चलाएगा, वो ये सारी सर्विसें क्योंकि डोर स्टेप पे ही प्रोवाइड करेगा कि उद्यमी सिर्फ अपना काम करे, अपना व्यापार करे, बाकी सारी सेवाएँ उसको वही प्रोवाइड कर दी जाए। अब ऐसा होता क्यों है? एक क्वेश्चन आप ये भी आप समझिए कि क्यों व्यापारी को ही यहाँ पे विशेष महत्व दिया जा रहा है? क्यों?
क्योंकि उद्यमी अपने कार्यों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त समय देने के स्थान पे अतिरिक्त शुल्क देने के लिए तैयार है। जो व्यापारी होता है, वो समय नहीं है इसको आज देने के लिए। वो अतिरिक्त शुल्क दे देगा लेकिन उसका काम जल्दी होना चाहिए। इसी के बल पे तो प्राइवेट बैंकिंग चल रही है। अब आप गवर्नमेंट बैंकिंग में जाइए, वहाँ पे कितना आराम से काम होगा, एक छोटे-छोटे से कामों में पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन वहीं जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, वो वहाँ पे भई आप जान रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, उनका खाता महँगे ज़्यादा अमाउंट से खुलता है, लेकिन सर्विस भी वो उसी हिसाब से दे मेरी बात आपको समझ पा रहे हैं? कि उद्यमी पेड सर्विस लेने के लिए तैयार रहता है, वो फ्री सर्विस नहीं लेना चाहता। वो लाइन में लग के 4 घंटा खराब करके वो डाकखाने डाकखाने का उदाहरण देना चाहता हूँ कि उद्यमी 4 घंटा लाइन में लगा के स्पीड पोस्ट नहीं करेगा। वो कुरियर पे जाएगा और सीधा कुरियर करेगा। कुरियर के चार्जेस महँगे होंगे, लेकिन वो तुरंत दे के वापस अपने प्रतिष्ठान पे, अपनी दुकान पे आके काम करना चाहेगा। तो इस वजह से व्यापारी का काम पहले होता है। आप समझ रहे हैं? अब उद्यमियों के कुछ सरकारी कार्य होते हैं, जैसे जीएसटी पंजीयन करना, रिटर्न फाइल करना, आईटीआर का कार्य होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, बैलेंस शीट बनाना, कैलकुलेशन बनाना, बैंक की सीसी लिमिट का काम देखना, सीसी लिमिट के लिए आवेदन करना, बैंक मैनेजर से मिलना, वो सारे पेपर उनको मुहैया कराना, बैंक द्वारा व्यापारिक ऋण के लिए जो बहुत सी योजनाएँ चलती हैं ना, जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और ब्याज मुक्त ऋण की जो योजनाएँ संचालित हो रही हैं, तो ऐसे बहुत सी योजनाएँ संचालित होती हैं जो सरकार द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा ट्रेडमार्क के भी काम रहते हैं, जो लोग अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करके काम करना चाहते हैं। तो बहुत से भी सरकारी इस तरह के कार्य हैं, अगर गिनाने बैठूँगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। वैसे भी थोड़ा बड़ा वीडियो हो ही जाएगा। लेकिन तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा कि व्यापारियों के पास कुछ ये सरकारी कार्य जो सरकारी हिसाब से होते हैं और सरकारी हिसाब से दौड़ने का और उसको ध्यान देने का व्यापारियों के पास समय नहीं। आप इसको समझ सकते हैं और इसीलिए आपने आस-पास नज़र उठा के देखिए कि व्यापारियों की ही हेल्प करने के लिए बहुत से एक प्रोफ़ेशन खुल गए हैं। जैसे एक टैक्स एडवोकेट जो होते हैं, वो व्यापारियों का ही सारा काम देखते हैं, जो आईटीआर और जीएसटी संबंधी सारा इस तरह से जो लोन एजेंट होते हैं, वो व्यापारियों की लोनिंग का काम देखते हैं, क्योंकि व्यापारियों की सारी चीज़ें बहुत हद तक सही भी होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उद्यमियों के कुछ गैर सरकारी कार्य भी होते हैं। देखिए इसके मैंने 2 भाग बनाए हैं, भाग 1 और भाग 2। पहले मैं भाग 1 पे बात कर लूँ। जैसे मैंने बताया ना व्यापारियों की अपनी खुद की भी गाड़ियाँ होती हैं और कुछ वो अपने बिज़नेस के कामों के लिए भी कुछ गाड़ियाँ वो खरीदते हैं। उनका वाहन बीमा समय से होना चाहिए, उनका फ़िटनेस होना चाहिए और उसका अब तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का काम है, उनके क्या बोलते हैं प्रदूषण नियंत्रण का उनका कार्य है, तो ये तमाम काम होते हैं। अब इसका भी ध्यान देना और जहाँ आप चूकेंगे वहाँ पे आपका नुकसान होगा। एक मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वाहन में प्रदूषण सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो आपको ₹10,000 का जुर्माना किया जा सकता है। हाँ, लॉ है। तो आपके पास सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए और हमारा व्यापारी उसको बिज़नेस करने के अलावा इन सब चीज़ों को देखने का कहाँ समय उसके सामान का बीमा, जो उसके पास स्टॉक है, जो उसके दुकान में रखा है या उसके गोदाम में रखा है, तो उसके सामान का बीमा होना चाहिए, नहीं तो भई कभी आग लग गई या किसी कारणवश कोई चोरी हो गई, कोई समस्या आ गई, तो व्यापारी की तो पूँजी है वो और व्यापारी की पूँजी नष्ट हो गई, तो फिर व्यापार कैसे होगा? उसका बीमा होना चाहिए और उसका रिन्यूअल डेट ध्यान देना चाहिए। रिन्यूअल बीमा खत्म होने से पहले दोबारा बीमा फिर हो जाना चाहिए और कौन-सी कंपनी अच्छा दे रही है, कौन-सी कंपनी सस्ता दे रही है, इस पे भी ध्यान देना वाला काम रहता है। यात्रा का टिकट अभी
मैंने कहा ना कि कुछ बिज़नेस यात्राएँ होती हैं, कुछ निजी यात्राएँ होती हैं, तो उनका ट्रेन का, एयर का, बस का टिकट लेना, ये भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। और वहाँ जाके होटल पहले से बुक होना चाहिए, नहीं तो एट ए टाइम होटल आपको नहीं मिलेगा। तो व्यापारी या तो ये सब काम सारा व्यापार छोड़ के ये सब काम देते। अब आते हैं अगले काम पे मनी ट्रांसफर का काम। व्यापारी को ज़्यादातर ये होता है कैश में पैसे मिलते हैं। आम दिनों में तो ठीक है, उसके पास जो पैसा इकट्ठा हुआ उसने गया बैंक में जमा कर दिया और बैंक में जमा करके जहाँ से वो उधार लाया था सामान उसको उन्होंने पेमेंट कर दिया। और अब यहाँ पे दिक्कत है कि बहुत से सामान की पर्ची नहीं मिलती, नहीं मिल पाते भाई। अब जैसे बढ़ई से आपने दुकान बनवाई और बढ़ई को आपको मजदूरी देनी है तो उसका पर्चा कहाँ मिलेगा? ऐसे बहुत से सामान है छोटे-मोटे जिसकी आवश्यकता हमें होती है पर उसका हमें बिल नहीं मिल पाता। अगर बिल नहीं मिल पाता तो उनको हम फर्म के खाते से उनकी पेमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो ऑडिट में फँसेगा, आगे दिक्कत हमको होगी। तो यह सब कुछ सही भी है, तो अवकाश का दिन है, आप जानते हैं दूसरा और चौथा शनिवार बंद रहता है। अब ऐसे में जहाँ से उधार लाए हैं वहाँ पेमेंट करना ज़रूरी, तो ऐसे में पैसा कैसे जाएगा? तो मनी ट्रांसफर उसके लिए एक सुविधा व्यापारी को चाहिए। सारा पैसा है वो अपना मनी ट्रांसफर की दुकानों पर लेके आए और वहाँ से ट्रांसफर कराए। अब नेक्स्ट काम एनबीएफसी द्वारा व्यापारिक ऋण। कभी-कभी क्या होता है सरकारी कार्यों में या बैंकों के माध्यम से हमें लोन नहीं मिल पाता। सरकारी बैंक तो वैसे भी नहीं देती और कभी-कभी कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जिसकी वजह से हम प्राइवेट बैंकों से भी नहीं ले पाते हैं लोन। ऐसे में हमें मदद लेनी पड़ती है। हमें मतलब व्यापारियों को मदद लेनी पड़ती है एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल अ, इंस्टीट्यूट से या कॉर्पोरेशन से कह लीजिए। तो इनसे हमें लेनी पड़ती है। जैसे कि जो आप देखते हैं ना गाड़ियाँ फाइनेंस कराते हैं तो टीवीएस, क्रेडिट, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, बहुत फाइनेंस हैं। वो एनबीएफसी है। उनका आरबीआई से लाइसेंस है। और वो लाइसेंस लेके वो बैंक तो है नहीं, इसलिए इन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कहते हैं। ये भी पर्सनल लोन वगैरह देते हैं। तो इस सीजन में फंड की आवश्यकता होती है, तो वो फंड नहीं बैंकों से मिल पा रहा है, तो लिया जाता है। अब व्यापारियों के लिए नेक्स्ट काम है क्रेडिट कार्ड का आवेदन करना। ये व्यापारियों को मौके पर अपने दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए जैसे एसी हो गया, एलईडी टीवी हो गई, दुकान के लिए फ्रिज हो गया। ऐसे में जो व्यापार का पैसा है वो न लगा के क्रेडिट कार्ड से लोन लेके सामान खरीद लिया जाए। तो क्रेडिट कार्ड का आवेदन करना ज़रूरी है। दूसरा हम पार्ट पे आ गए हैं, जैसे अब लाला जी को यही नहीं पता कि उनकी दुकान में स्टॉक कितना है और स्टॉक में क्या-क्या सामान है और जो एम्प्लॉयी होता है कभी-कभी वो मेहनत ना करने के लिए बता देता है कि सामान खत्म हो गया। अब ऐसे में लाला जी ने नया सामान मँगा दिया, नया सामान आके बिक रहा है और पुराना सामान धीरे-धीरे एक्सपायर हो जा रहा है। तो नुकसान तो लाला जी का हो रहा है ना, व्यापारी का हो रहा है ना। तो व्यापारी को पता होना चाहिए कि उसके दुकान में कितने का सामान है और कितनी पीस में सामान है और कौन-सा सामान पहले एक्सपायर होने वाला है, बाद में एक्सपायर। तो व्यापारी उसी हिसाब से अगर अपने सिस्टम पे, अपने मोबाइल पे इस चीज़ को देख लेगा, तो उस हिसाब से सामान की वो बिक्री करेगा। जो सामान जल्दी खराब होने वाला है, उसको पहले बेचेगा। जिस सामान में एक्सपायरी डेट ज़्यादा है, उसे बाद में बेचेगा। ऐसे ये चीज़ बताएगा, उसके लिए उसको अकाउंटिंग एवं बिलिंग सॉफ्टवेयर उसको बिल जारी करने के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। अब आप देखते हैं बड़ी-बड़ी दुकानों पे बारकोड लगे होते हैं। बारकोड से क्या होता है कि आदमी तुरंत उसको गन से स्कैन किया और स्कैन करके बिल निकाल दिया, ताकि कैश काउंटर में भीड़ ना लगे। तो व्यापारी को एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, एक बिलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए और उसमें कभी कोई दिक्कत आए
तो जल्द से जल्द उसको रिपेयर करने वाला होना चाहिए, ये सेवा चाहिए उसको। भुगतान के लिए उसके पास वॉश मशीन होती है, वॉश मशीन वही कार्ड स्वैपिंग मशीन, आप जान रहे हैं। अब कार्ड स्वैपिंग मशीन बैंक से मिल जाए सो बेटर है, नहीं तो बाहर से प्राइवेट कंपनियों से लिया जाता है। क्योंकि ज़माना ही वही कार्ड का और क्यूआर का आ गया है, तो क्यूआर भी लेना ज़रूरी है और क्यूआर भी ऐसा हो जिससे पैसा तत्काल खाते में पहुँचे। नहीं तो कुछ क्यूआर ऐसे होते हैं जो दिन भर का पैसा कलेक्ट करते हैं, फिर वो अगले दिन खाते में डालते हैं। क्यूआर भी अब होना चाहिए दुकान चलने के लिए। अब नेक्स्ट है कि दुकान का काम बढ़ रहा है तो उसके लिए सप्लाई के लिए एक वैन खरीदनी है, मार्केटिंग के लिए लड़के रखे हैं तो उनके लिए एक व्हीकल, एक बाइक मोटर बाइक खरीदनी है, अपने लिए कार खरीदनी है, दुकान के लिए एसी खरीदना है, बड़ा वाला रेफ्रिजरेटर खरीदना है, वो पानी ठंडा करने वाली मशीन खरीदनी है। इन सब के लिए लोन का इंतजाम देख। अब इसके बाद अगला काम, व्यापारी का जीवन खुद खतरों से भरा हुआ है, तो उसके लिए अपनी लाइफ का बीमा करना, जीवन बीमा लेना और जीवन बीमा का प्रीमियम जमा करना और समय पे जमा करना, नहीं तो नहीं तो पॉलिसी लैप्स हो गई, कोई मतलब ही नहीं हुआ उसका। इसी क्रम में व्यापारी का स्वास्थ्य बीमा, क्योंकि आजकल देखिए अस्पतालों के बिल कितने लंबे-लंबे आते हैं। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना और हेल्थ इंश्योरेंस का जो रिन्यूअल है वो भी टाइम पे करना। तो इतने ढेर सारे कार्य हैं, अगर व्यापारी इन्हीं सब में उलझा रहेगा तो वो अपना कार्य कैसे करे? तो इसी का एक हल निकाला गया कि ये जो व्यापारियों की कार्य हैं, ये सारे कार्य उद्यमी सेवा केंद्र का जो केंद्र संचालक होगा वो सारे, वो इस लायक होगा, इतना उसको लायक बनना होगा कि वो व्यापारी के इन सभी कार्यों का संपादन कर सके। मेरी बात समझ गए कि उद्यमी सेवा केंद्र क्या है और क्या संचालन करेगा, क्या कैसे कार्य करेगा? तो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरा अपना स्वयं का व्यापारिक सेवा केंद्र एस सिंह कंसल्टेंसी के नाम से संचालित है, जिसकी सेवाएं हम सुल्तानपुर जनपद, बाराबंकी जनपद और अयोध्या जनपद में हम प्रदान कर रहे हैं। हमारा प्रधान कार्यालय सुल्तानपुर में है, क्योंकि स्टार्टिंग हमने अपने इस कॉन्सेप्ट की सुल्तानपुर से की थी और वहाँ का भगवान की दया से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है कि अच्छे क्लाइंटों को सेवा दी जा रही है। और इसी सफलता को देखते हुए हमने अन्य जिलों में भी अपने कार्यालय खोलने शुरू किए हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस तरह की सेवाएँ लेना चाहते हैं, आप चाहें तो हमारे उद्यमी सेवा केंद्र से जुड़कर आप सेवाएँ ले सकते हैं। आपको यहाँ बहुत ही कम कीमत पर अच्छी से अच्छी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलेगा, आपको डोर स्टेप सर्विस मिलेगी, इसका वादा है और अच्छी सर्विस मिलेगी। आप हमसे जुड़ के आप हमारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना व्यवसाय करें, अपने व्यापार पे ध्यान दें और आपकी ये जो व्यापारिक समस्याएँ हैं, इनका समाधान हम करें। ये हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, इन नंबरों को आप नोट कर लें और इन नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।